अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को केंद्र सरकार ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। यह सुरक्षा तब दी गई है जबकि कंगना रनौत को मुंबई न लौटने की चेतावनी दी जा रही है, उनको धमकियां मिल रही हैं। बता दें कि कंगना ने ऐलान किया है कि वो 9 सितंबर को मुंबई लौट रही हैं और कंगना ने ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। और क्या कहा है कंगना ने, सरकार ने क्या फैसला किया है, Y+ श्रेणी के तहत कैसी सुरक्षा मिलती है, ये आपको विस्तृत रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्ययन से ज्यादा सीखने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अक्षरशः लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, जैसे देश की होती है रक्षा नीति, देश की होती है विदेश नीति, उसी तरीके से ये शिक्षा नीति देश की नीति है। क्या कहा है प्रधानमंत्री ने और इस अपने संबोधन के दौरान ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे नीतीश कुमार की, जिन्होंने आज जेडीयू की ओर से चुनावी शंखनाद कर दिया। वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने किस तरह निशाना साधा है अपने विरोधियों पर, यह भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंगना रनौत की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को Y+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फिल्म उद्योग के एक धड़े में नशीली दवाओं के उपयोग के बारे में बोलने के बाद कंगना रनौत को नए सिरे से मिल रही धमकी के मद्देनज़र यह फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बल के माध्यम से कंगना रनौत को Y+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। अधिकारी ने बताया कि Y+ श्रेणी की सुरक्षा के तहत करीब 10 सशस्त्र कमांडो की तैनाती की जाती है। कंगना ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने के बाद केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज़ को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। कंगना 9 सितंबर को मुंबई पहुँच रही हैं। अब जब वह मुंबई एयरपोर्ट पर उतरेंगी तो उनके साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद होंगे। गृह मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली Y स्तरीय सुरक्षा में वो VIP आते हैं जिनको इसके तहत 10 सुरक्षाकर्मी मिले होते हैं। इनमें 1 या 2 कमांडो और 2 PSO भी शामिल होते हैं। बीते साल ही केंद्र सरकार ने करीब 11 से अधिक लोगों को Y कैटेगरी की सुरक्षा दी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM दिनेश शर्मा भी शामिल थे। यानी अब कंगना के साथ 1 या 2 कमांडो, 2 PSO और अन्य सुरक्षाकर्मी होंगे। कुल जवानों की संख्या 10 है वैसे, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद ये 11 भी हो सकती है। आपको बता दें कि देश में अलग अलग स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। इसमें नेताओं से लेकर अन्य VIP जिन पर किसी भी तरह का कोई खतरा रहता है, उन्हें धमकी या थ्रेट के हिसाब से सुरक्षा दी जाती है। इनमें X, Y, Z और Z+ लेवल की सुरक्षाएँ होती हैं। सबसे ऊपर सिर्फ SPG लेवल की सुरक्षा होती है, जो प्रधानमंत्री के पास होती है। कंगना ने सुशांत मामले में लापरवाही और ड्रग्स कनेक्शन को लेकर मुंबई पुलिस पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से निशाना साधा गया। फिर शिवसेना नेता संजय राउत और कंगना के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कंगना के पुतले फूंके थे और मुंबई नहीं लौटने को कहा था। ऐसे में अब कंगना को सुरक्षा दी गई है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्ययन के बजाय सीखने पर अधिक जोर दिया गया है और यह पाठ्यक्रम से परे गहन चिंतन पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि यह सभी पक्षकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अक्षरशः लागू किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में छात्रों पर किसी विशेष संकाय को चुनने के दबाव को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा अब हमारे युवा अपनी पसंद के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पहले छात्र अपने रुझान से परे एक संकाय चुनते थे और बाद में इसे महसूस करते थे। इन सभी समस्याओं पर NEP में ध्यान दिया गया है। मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भविष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जैसे जैसे तकनीक का विस्तार गांवों तक हो रहा है, वैसे वैसे सूचना और शिक्षा की पहुंच भी बढ़ रही है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर कॉलेज में तकनीकी समाधान को ज़्यादा बढ़ावा दें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति देश की नीति होती है, रक्षा नीति देश की नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी देश की ही नीति है। उन्होंने कहा कि देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय सभी जुड़े होते हैं, लेकिन यह भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में ज्ञान अर्जन और भाषा पर ध्यान केंद्रित है। इसमें सीखने के परिणाम और शिक्षक प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि नई नीति में पहुंच और मूल्यांकन को लेकर भी व्यापक सुधार किए गए हैं। इसमें हर छात्र को सशक्त बनाने का रास्ता दिखाया गया है। नई शिक्षा नीति स्टडी के बजाय लर्निंग पर फोकस करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस पर बल दिया गया है। इसमें फाउंडेशनल लर्निंग और लैंग्वेजेस पर भी फोकस है। इसमें लर्निंग आउटकम्स और टीचर ट्रेनिंग पर भी फोकस है। इसमें एक्सेस और असेसमेंट को लेकर भी व्यापक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसमें हर स्टूडेंट को एम्पावर करने का रास्ता दिखाया गया है। एक तरह से देखें तो ये वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच से हमारी शिक्षा व्यवस्था को बाहर निकालने का एक मजबूत प्रयास है। उधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निश्चय संवाद के नाम से वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कोरोना काल में किए गए कामों का बखान करते हुए विपक्ष को जवाब दिया। साथ ही बाढ़ प्रभावितों की मदद की भी चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव पर भी हमला किया। नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था के मसले पर आरजेडी के शासन और अपने कार्यकाल की तुलना की। नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले हालात इतने बुरे थे कि सामूहिक नरसंहार होता था, लोग गाड़ी में राइफल दिखाते हुए चलते थे। नीतीश कुमार ने लालू यादव पर चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का बहुत लोग दुरुपयोग करते रहते हैं, अंदर हैं और ट्वीट करते हैं। जी बता दें कि लालू यादव चारा घोटाला केस में जेल के अंदर हैं और उनके ट्विटर हैंडल से लगातार ट्वीट आते रहते हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने अपने भाषण की शुरुआत में कोरोना पर सरकार द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की। लॉकडाउन से लेकर अनलॉक में जो भी नियम बनाए गए उस पर काम करने की बात नीतीश कुमार ने कही। उन्होंने विपक्ष के सवालों पर जवाब देते हुए ये भी कहा कि कुछ लोग आलोचना करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन हमने शुरुआत से ही कोरोना जांच बढ़ाने के लिए कहा था। नीतीश ने कहा आज बिहार में प्रतिदिन 1,50,000 से ज़्यादा कोरोना जांच हो रही है। सबसे ज़्यादा जांच एंटीजन टेस्ट से हो रही है। जांच में शीघ्रता के लिए राज्य सरकार 10 RT-PCR मशीन खरीद रही है। नीतीश कुमार ने बताया कि कोरोना मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन का पर्याप्त इंतजाम है और जितनी व्यवस्था है उसका पूरा इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए की मदद दी जा रही है। डॉक्टरों के उत्साहवर्धन के लिए 1 महीने का अधिक वेतन दिया जा रहा है। साथ ही लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की पूरी मदद की गई। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों को मदद दी गई। नीतीश कुमार ने बताया कि कोरोना के चलते आर्थिक संकट बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ बाढ़ ने काफ़ी नुकसान किया है। 16 जिले इस बार बाढ़ से प्रभावित हुए और सरकार ने तत्काल राहत पहुंचाई और 5 लाख से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। खाने के लिए सामुदायिक रसोई चलाई गई। 83 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ प्रभावित हुए। सामुदायिक किचन से पूरे राज्य में 10 लाख लोगों को खाना खिलाया गया। साथ ही कोरोना की जाँच भी कराई गई। बाढ़ का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार ने उस दौर का भी जिक्र किया जब उन्हें सत्ता मिली थी। नीतीश कुमार ने बताया कि 2006 के बाद हमने SOP बनाया कि कब किस परिस्थिति में क्या काम करना है। 2007 में 22-23 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे। हमने काम किया, 1-1 क्विंटल अनाज बांटा। इसी कड़ी में जब हम दरभंगा गए तो हमने सुना कि लोग हमको क्विंटलिया बाबा बोल रहे थे। ये इसलिए था क्योंकि हमने काम किया, पहले कुछ नहीं होता था। आप जान लीजिए अब बिहार में कई लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं जो मुझे नहीं मालूम है, मैं उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ। बिहार की आलोचना और वो ज़्यादातर लोग कोई नहीं, यहीं के लोग हैं,
उनको कोई चीज़ की जानकारी नहीं है, किसी चीज़ की जानकारी नहीं रहती है, बोलते रहते हैं। पता है उनको। हम लोगों ने शुरू से ही जो जांच बढ़ाने के लिए कहा, मार्च में बैठे थे तब हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम लोग कम से कम 20,000 की जांच कराएंगे, और वो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया। और आज मालूम है, आज बिहार में प्रतिदिन 1,50,000 से ज्यादा लोगों की जांच हो रही है प्रतिदिन। और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि 10 लाख की जनसंख्या पर 32,233 लोगों की जांच की गई है 10 लाख की जनसंख्या पर। अब ये सब पूरी बात को देख लीजिए यहाँ कितना हो रहा है। और इसका जो जांच है उसका 3 है। एक है RT-PCR। अब RT-PCR के जांच की क्षमता है, आज बिहार में चल रहा है 11,350, और हम लोगों का लक्ष्य है कि हम इसको 20,000 जो हम शुरू में आपको बताया उससे भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोगों ने भारत सरकार से भी अनुरोध किया